हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी इंग्लिश पेडागॉजी फॉर पेपर 1 एंड 2 का लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले हमने इंग्लिश पेडागॉजी के 7 लेक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो सीजी टेट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इंग्लिश पेडागॉजी में, तो वो रहने वाला है TLM। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सिलेबस में कि हमने जो है लर्निंग एंड एक्विजिशन कर लिया है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग जो हमने किया हुआ है, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग हमने कर लिया, फिर उसके बाद क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर हमने कर लिया। फिर ये वाला पोर्शन हमारा बचा हुआ है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, ये बचा हुआ है। लैंग्वेज स्किल हमने कर लिया और लैंग्वेज स्किल में मैंने आप लोगों को बता दिया है पूरा, ठीक है। LSRW हमने पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन हमारा बचा इवैल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, ये वाला पोर्शन हमारा बचा हुआ है। फिर आज जो हम करने जा रहे हैं वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM करने वाले हैं आज के सेशन में, है ना। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 रहने वाला है। फिर उसके बाद रेमीडियल टीचिंग भी हमारी बची हुई है। तो इसका मतलब हमारा मेजर पोर्शन हो चुका है, बहुत कम ही पोर्शन हमारा बचा है। और आई होप आप लोगों ने साथ ही साथ करते हुए आप सभी लेक्चर्स को अटेंड भी किए हैं। रही बात ये कॉम्प्रिहेंशन की, तो अनसीन पैसेज, ये अनसीन प्रोज पैसेज ये जो है, यदि टाइम रहेगा तो मैं आप लोगों को 1-2 पैसेज भी करवा दूंगी और मैं आप लोगों को आइडिया दे दूंगी कि किस तरीके से आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो, मतलब विदाउट एनी टाइम वेस्ट आप किस तरीके से आप एक्यूरेट आंसर में पहुंच सकते हो। तो यदि समय रहता है तो मैं ज़रूर अनसीन पैसेज और प्रोज पैसेज इसको भी कराने की पूरी कोशिश करूंगी, है ना। तो अनसीन पोएम विद क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी, जो कि 5 नंबर का यहाँ से आने वाला है आपका। और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं 8-10 नंबर का यहाँ से आने 15 क्वेश्चन जो है कॉम्प्रिहेंशन से आपका। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि ये वाला पोर्शन भी आप लोग थोड़ा बहुत हम कर लें, इसको एटलीस्ट आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना प्रैक्टिस करते हैं तो ये हम बेटर हो पाते हैं। बट एनीवेज यदि समय रहता है तो मैं आप लोगों को करवा ज़रूर दूंगी। लेकिन पेडागॉजी का यदि आप देख रहे हैं तो हमने मेजर पोर्शन कंप्लीट कर लिया और थोड़ा बहुत ही बचा है जो कि हम आगे जो है इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये है आपका पूरा सिलेबस और पेडागॉजी का, और जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे और एक्सक्यूज मी प्लीज़। और यदि आप लोगों को जितने भी लेक्चर्स हुए हैं इसकी यदि आप लोगों को PDFs चाहिए तो आप लोग ज़रूर PDFs को जो है हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर नोट डाउन कर लीजिए। तो आप इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके PDFs को ले सकते हैं, और या फिर आप मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मोबाइल ऐप में भी वहाँ से आप जो है सीधा हमसे बातचीत कर सकते हैं। चैट सेक्शन बना हुआ है मोबाइल ऐप में, और मोबाइल ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में कमेंट सेक्शन में भी पिन कमेंट में मोबाइल ऐप की लिंक रहेगी, तो वहाँ से आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और फिर उसके बाद में आप जो है वहाँ पे भी हमसे बात कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट है, PDFs चाहिए, किसी भी प्रकार का कुछ भी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी जानकारी रही। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि हम बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM। तो TLM की यदि हम बात करते हैं तो पहले हम आइए देख लेते हैं कि लर्निंग क्या होता है ना, अधिगम क्या होता है यदि हम बात करें। उसके बाद में हम जाएंगे कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, ठीक। तो लर्निंग क्या है, अधिगम क्या होता है। तो लर्निंग इज द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग न्यू और मॉडिफाइंग is the act of acquiring new or modifying and reinforcing existing knowledge, behavior, skills, values which may lead to a potential change in synthesizing information. अधिगम क्या होता है? अधिगम ये होता है कि ये एक प्रकार की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है?
कि एक्वायर करने की, अर्जन की एक प्रक्रिया है। क्या अर्जन कर रहे हैं हम? न्यू और मॉडिफाइंग एंड रीइंफोर्सिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज। नए ज्ञान को हम क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। और जो हमारा ज्ञान है उसको हम और क्या कर रहे हैं? उसको और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। चाहे वो ज्ञान के विषय में हो या बिहेवियर और बर्ताव हो, चाहे हमारा कौशल हो, चाहे वो हमारे मूल्य हो, है ना, जो कि विच मे लीड टू अ पोटेंशियल चेंज इन सिंथेसाइजिंग इंफॉर्मेशन। जो कि जब देखिए, जो हमारे पूर्व ज्ञान होते हैं, जो हमें पहले से कुछ पता है, फिर उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा चीज सीख रहे होते हैं, तो होता क्या है कि हमें एक जो बेसिक जो नॉलेज, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप हो जाती है। और इसको ही क्या बोलते हैं? हम इसको ही लर्निंग बोलते हैं, इसी को हम अधिगम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यदि आपके एग्जाम में आएगा लर्निंग क्या होता है, क्या आपसे गलत होगा? बस आपको दिमाग में क्या बैठाना है कि मुझे क्या पता था और एक्स्ट्रा क्या मैंने सीखा, और उसके बाद में मुझे समझ में क्या आया, मुझे समझ में, यानी कि ओवरऑल मैंने क्या क्या जाना, सीखा, मेरे दिमाग में क्या क्या चीज स्टोर हो गई। यही आपने मतलब अधिगम आपने लर्न कर लिया है। ठीक है, समझ में आ? फिर लर्निंग प्रोड्यूसेस चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म एंड चेंजेस प्रोड्यूस्ड आर रिलेटिवली परमानेंट। ये जो अधिगम है, जो लर्निंग है, वो हमें कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्व ज्ञान थे, जो कि और फिर उसके बाद हमने और एक्स्ट्रा जो ज्ञान लिया है ना, नया चीज हमने जो सीखा, तो ये कहीं ना कहीं तो बदलाव लाएगी ही, सभी में लाती है ये बदलाव। और वो बदलाव ऐसे हैं कि वो परमानेंट, स्थायी हो जाते हैं, स्थायी रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पहले से भी नॉलेज था और उसके बाद आपने और भी एक्स्ट्रा चीज सीख लिया, तो आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि अंडरस्टैंडिंग है, वो तो और ज्यादा डेवलप हो गए। तो क्या आप उसको भूलोगे? आप उसको नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको पहले से नॉलेज था, आपने एक्स्ट्रा चीजें और उसमें ऐड ऑन किया है, तो आपको वो बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप में समझ विकसित कर दिया है, जो कि ये स्थायी हो जाता है, परमानेंट, रिलेटिवली ये परमानेंट होता है। वो कहीं ना कहीं हमें बदलाव जरूर लाएगा। यही होता है लर्निंग। ठीक, समझ में आया आप लोगों को? कहीं कुछ चीज ना समझ में आया तो बिल्कुल आप लोग मुझे बता भी सकते हैं। प्रक्रिया क्या होती? अधिगम की प्रक्रिया क्या होती? व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग? तो लर्निंग इज द प्रोसेस इन विच 4 कंपोनेंट्स इंटरैक्ट। ये जो अधिगम है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे 4 कंपोनेंट्स क्या करते हैं? आपस में आते हैं, यानी इंटरैक्ट करते हैं। कौन कौन? टीचर, फिर स्टूडेंट, और क्या? कैरिकुलम, कंटेंट एंड गोल्स, और क्या? इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बताया जा रहा है? कैसे हम कैसे सीख रहे हैं? कोई आपको सिखा रहा है, किसको सिखाया गया? स्टूडेंट नहीं है तो सिखाओगे किसको? स्टूडेंट। कुछ चीज कंटेंट नहीं है आपके पास पढ़ाने के लिए, हमारे पास पढ़ने के लिए, हमारे कोई लक्ष्य नहीं है, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या नहीं है, पढ़ेंगे क्या? कुछ नहीं पढ़ेंगे। कैरिकुलम चाहिए, कंटेंट चाहिए, गोल चाहिए। फिर उसके बाद सब कुछ है। यदि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं है, यदि हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन, निर्देशात्मक, जो हम बोलते हैं निर्देशात्मक जो मटेरियल्स जो होते हैं, वो सब नहीं है, निर्देशात्मक वस्तु नहीं है, जो कि जैसे कि यदि पेन नहीं है, यदि, या फिर हम बात करें आपके पास, आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं, वही नहीं है, तो आप कहाँ से ज्ञान अर्जन कर रहे हैं? आप बुक, मतलब अभी जो प्रेजेंट में हम बात करें, आप यूट्यूब में देख रहे हैं, आप मोबाइल ऐप में देख रहे हैं, यदि ये चीज नहीं है आपके पास में, तो क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। क्या मैं आप लोगों को पढ़ा पाऊंगी क्या? यदि मैं लैपटॉप, यदि यहाँ पे प्रयोग ना करूँ तो नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। यदि राइटिंग पैड, ये पेन ये नहीं है, तो फिर क्या मैं आपको पढ़ा रही हूँ? इंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए। मैंने आप लोगों को बोला यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये इंस्ट्रक्शनल, मैं आपको क्या कर रही हूँ? निर्देश दे रही हूँ कि आप लोग ऐसा करो, तो वो चीज़ दिखनी चाहिए। जैसे कि आपने बीएड किया हुआ है, आप लोगों को बिल्कुल पता होगा कि आप लोग बिल्कुल प्रोजेक्ट बना करके जाते थे, आपके टीचर्स लोग, आप खुद पढ़े हैं तो जाते होंगे आप लोग, जब आप लोगों के प्रोजेक्ट वर्क रहते होंगे, आप स्कूल में गए होंगे, आप वहाँ पे अपने चार्ट्स लेकर के गए होंगे, दिखाए होंगे कि हाँ ऐसा ये है, तो ये सभी क्या इंस्ट्रक्शन मटेरियल हो जाते हैं। तो ये अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, इसके अंतर्गत 4 तत्व रहते हैं, वो 4 तत्व का समावेशन होता है, इंटरैक्ट होता है। वो कौन कौन है? तो टीचर हैं, स्टूडेंट है, कैरिकुलम, कंटेंट, गोल्स है, और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्लियर है?
समझ में आए, ये चीजें समझ में आए। आगे देखें हम लोग, आगे क्या है, तो टीचिंग पे ये हमने लर्निंग देख लिया, अधिगम क्या होता है, ठीक है, समझ लिया आप लोग। अब हम आ जाते हैं टीचिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, है ना। ये टीचिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, ये जो मटेरियल होता है ना, मटेरियल दोनों ही यूज कर रहे होते हैं। कौन यूज कर रहा है, टीचर्स अपने भाव को व्यक्त करने के लिए टीचर्स अपना मटेरियल प्रिपेयर करते हैं। लर्नर्स अपने भाव को व्यक्त करने के लिए, तो लर्नर्स, पाठक जिसको हम बोलते हैं ना, जो पढ़ रहा है, तो वो लोग भी क्या करते हैं, वो भी अपना मटेरियल लेकर के आते हैं। जैसे कि आप भी अपने जैसे कि प्रोजेक्ट लेकर के जाते थे, टीचर्स भी लेकर के आते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि देखिए ये ग्लोब है, ये ऐसा है, मतलब एग्जाम्पल से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। पृथ्वी को दिखाना है तो बिल्कुल ग्लोब दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे अमेरिका है, ये देखो यहाँ पे चाइना है, ठीक है, जस्ट इंडिया के ऊपर में चाइना, ये नेपाल, ये इस तरीके से यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक मटेरियल होता है। ये मटेरियल टीचर्स भी अब वहाँ पे पढ़ाने के लिए यूज करें, आप भी अपने चीज को कि हाँ हमने ये चीज किया है, हम ये प्रोजेक्ट चाहे, तो ये क्या है, ये होते हैं मटेरियल्स। ठीक, समझ में आया। अब डेफिनेशन में एग्जैक्टली हम आ जाते हैं, आखिर ये टीचिंग मटेरियल है क्या। तो टीचिंग मटेरियल आर एड्स यूज्ड बाय द टीचर टू हेल्प हिम और हर इन फैसिलिटेटिंग हिज और हर लेसन इफेक्टिवली, बहुत ही प्रभावित रूप से व्यक्त करने के लिए कोई भी लेसन है तो उसके लिए ये एक प्रकार का मदद करता है क्या, टीचिंग मटेरियल, जिससे शिक्षक क्या कर सके, अपने जो लेसन्स हैं उसको प्रभावित रूप से व्यक्त कर सके, प्रभावित रूप से पेश कर सकेंगे, प्रभावी बना सकें, इसीलिए ये टीचिंग मटेरियल्स होते हैं। ये क्या होता है, टीचिंग मटेरियल केवल एक प्रकार से मदद कर रहे होते हैं जो शिक्षक जो अपने पाठ को प्रभावी तरीके से किस तरीके से व्यक्त कर सके। समझ में आया। मेरी कोशिश ये है कि आप सभी, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, इट डजेंट मैटर। देखो कभी भी ना, हमेशा एक चीज को याद रखो, लैंग्वेज को कभी बैरियर मत बनाओ। जितना हम सोचते हैं ना, नहीं ये हमसे नहीं होगा, ये हमारे बस का नहीं है, तो हम अपनी सोच की उपज है। हमने सोच लिया कठिन है तो कठिन है, हमने सोच लिया नहीं आसान है तो ये आसान है। बस हमारी सोच, आपको अपनी सोच सही रखनी है, ठीक है, समझ में। कुछ भी चीज बैरियर नहीं है, कुछ भी चीज हमारी जिंदगी में कोई हमने सोच रखा है कि ये मेरे जिंदगी का ये करोड़ा है, ये रुकावट है, तो हमको वो रुकावट हमको दिमाग में अपने लाना ही नहीं है। बस इतना याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम को चाहे आप हिंदी मीडियम को, आपको चीजें बस समझ में आ जाए और आपके नंबर आ जाए, ठीक है। तो टीचिंग मटेरियल आई होप आपको समझ में आ गया। लर्निंग मटेरियल क्या होते हैं, तो लर्निंग मटेरियल आर यूज्ड बाय द लर्नर्स टू हेल्प हिम और हर इफेक्टिवली। लर्निंग मटेरियल क्या होते हैं कि अधिगम की वस्तु क्या होती है, अधिगम की वस्तु मतलब अधिगम का अर्थ ही होता है अर्जन करना। तो जो चीज हमें सीखने में मदद करे प्रभावी रूप से, तो वही हमारा लर्निंग मटेरियल है, वही हमारा लर्निंग मटेरियल जो हमें प्रभावी रूप से सीखने में मदद कर सके, लर्न करने में, पढ़ने में मदद कर सके, वो हमारा लर्निंग मटेरियल हो जाएगा। फिर TLM क्या होता है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैन बी बॉट एंड मेड इजली बाय बोथ टीचर एंड लर्नर। ये जो TLM होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये दोनों के द्वारा लाया जाता है, टीचर्स के द्वारा भी और लर्नर्स के द्वारा भी, ठीक है। ये दोनों के लिए, ये टीचर अपना लेकर के आए, लर्नर्स अपना लेकर के आए, दोनों अपने भाव को व्यक्त करने के लिए। टीचर लेकर के आए ग्लोब, कि देखो ये यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, समझिए ऐसा काम हो रहा है। आप भी लेकर के गए अपने प्रेजेंटेशन को वहां पे कि ये मैंने ये चीज सीखा है, समझा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, आपको प्रोजेक्ट मिला, आप भी वहां। तो TLM क्या होता है, कैन बी बॉट एंड मेड इजली बाय बोथ टीचर एंड लर्नर, दोनों के द्वारा लाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। फिर उसके बाद व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, जरूरत क्या क्या होती है, कि डेवलपमेंट ऑफ 3H इन सेंस ऑफ गिविंग कंफर्ट जोन टू लर्न विथ इज, क्या चीज हमें बहुत ही आसानी से समझ में हमारी मदद करती है। तो यदि आपके एग्जाम में आता है कि 3H क्या होते हैं, तो 3H क्या होता है, तो हेड, हार्ट और हैंड। क्या चीज आपको आसानी से समझा रहा है, आपका दिमाग, ठीक है, हेड और हार्ट यानी कि हाँ हमें चीजें ना समझ में आई, यानी कि दिल में उतर गई, बोलते हैं ना एकदम दिल में उतर गई, एकदम चीजें एकदम
रटा गई हैं, हैंड वैसे ही काम करने लग गया, लिखने लग गए हम लिखने लग गए। तो कंफर्ट जोन टू लर्न विथ एज, आसानी से क्या चीजें हमें समझ में आती हैं, ठीक है। तो हेड हार्ट जो हमें हमारी मदद करती है, तो हेड हार्ट और हैंड एग्जाम में पूछेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। 3H क्या होता है, तो 3H होता है हेड, हार्ट और हैंड। ये क्या है, हेड है, ये क्या है, हार्ट है, और ये क्या है, हैंड है। ठीक, गलत नहीं होगा आप लोगों का, मुझे ऐसा लगता है। क्लियर है, हेड हार्ट हैंड। फिर उसके बाद टीचिंग एड्स क्या होता है, तो टीचिंग एड्स आइए पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को यदि नहीं एक बार मैं बताती हूँ, आप बस सुनिए कि वी रिमेंबर 20% वॉट वी हियर। हम जो सुनते हैं ना उसको हम केवल 20% याद रख सकते हैं, जो हमने सुना उसको हम केवल 20% याद रख सकते हैं। ठीक, वी रिमेंबर 30% वॉट वी सी। हम जो देखते हैं उसको हम 30% याद रख सकते हैं, जो हम देखते हैं। जो हम देखते और सुनते हैं, जो हम देखते और सुनते हैं उसको हम 50% याद कर सकते हैं। लेकिन हम जो बोलते हैं और जो हम करते हैं उसको हम 90% याद कर सकते हैं। जो हम बोल रहे हैं और जो हम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं और जो हम कर रहे हैं, बोला कहाँ से गया आपका, वहां पे हेड और हार्ट दोनों, दिल से निकली आवाज, दिल से कहां से आवाज निकली, आपका मुंह बोल रहा है ना, तो मुंह क्यों बोल पाया, आपका दिमाग वर्क कर रहा है इसलिए तो मुंह बोल रहा है। बोलते ना आवाज दिल से निकली है, दिल से कहां से निकल गई, वो आवाज जो निकलती है वो 3H मदद करता है। 3H कैसे मदद किया है, आपके मन ने कुछ सोचा, मस्तिष्क ने साथ दिया, तो हेड काम किया, ये हेड काम किया, हार्ट काम किया और आप करने लग गए हैंड। और ये चीजें हमें 90% याद हो जाती हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं 90%। लेकिन यदि केवल सुनोगे वो 20% बस याद रहेगा। देख लोगे पोस्टर रोड में, मतलब जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, जो भी है, रोड में पोस्टर देखे, अच्छा ये वाली योजना आई है क्या, अच्छा ये हो रहा है क्या, वो चीजें आप लोगों को एग्जाम में देखोगे, हाँ धुंधली सी तस्वीर याद आ रही, हाँ वहां पे देख, लेकिन वो 30% आपको याद है। और जो चीज जो सुनोगे और देखोगे वो 50%, लेकिन जो करोगे खुद से, नोट्स बनाओ और फिर उसके बाद देखना एग्जाम टाइम में जाओगे, आपको अपने लिखे हुए नोट्स याद आएंगे, आपको अपनी कॉपी याद आएगी। अच्छा मैंने ना वो कॉपी के इस कॉर्नर में यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा हुआ था, सेकेंड पैराग्राफ था, थर्ड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ, ये चीजें याद हो। क्यों, क्योंकि आप खुद और बोल के पढ़ो, नहीं तो मन में ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो, करो, और यानी कि बोलो और करो, तो वो आपको याद रहेगा, ये वो 90% याद हो। आई हियर आई फॉरगेट, मैं जो सुनता हूं मैं भूल जाता हूं। आई सी आई रिमेंबर, मैं देखता हूं तो याद रखता हूं। आई डू आई अंडरस्टैंड, मैं जो करता हूं वो मैं समझ जाता हूं। ये होती है टीच, ये आप लोगों को समझना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कितने प्रतिशत हमें चीजें, कौन सी चीजें याद होती, कितना प्रतिशत पूछा जाएगा। आई हियर आई फॉरगेट, आई सी आई रिमेंबर, आई डू आई अंडरस्टैंड, ये चीजें पूछी जाएंगी, बिल्कुल याद कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद टीचिंग एड्स एग्जैक्टली होता क्या, आइए देखते समझ लेते हैं, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर टीचर टू रीच ऑल लर्नर्स इन द क्लासरूम, therefore the use of teaching aids facilitate this objective by assisting teachers in differentiating instruction. Using aids such as graphs, charts, flashcards, videos provide learners with visual stimulation and the opportunity to access the content from a different vantage point. This gives each learner the opportunity to interact with the content in a way which allows them to comprehend more easily. Let's say हम बात करते हैं कि हम ना किसी चीज का ना क्या बोलते हैं, डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है, भेद देख रहे हैं, अंतर देख रहे हैं हम किसी दो चीज का। अब दो चीज के अंतर को जानने के लिए हम ऐसा करें, हम एक डिफरेंशिएटिंग, हम चार्ट प्रिपेयर करके गए, चार्ट इस तरीके से हमने प्रिपेयर किया और उसको पर्टिकुलरली हमने लिख दिया कि ये वाला जो ये फर्स्ट पॉइंट में ये रहने वाला है, हम ना नाम से चालू करेंगे,
ठीक, नाम के बाद में ये ए है, ये बी है, इसके बारे में यहाँ से हम एप्पल बना सकते हैं, यहाँ से हम बॉल बना सकते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट आ गया इसका, अब डायग्राम हम यूज़ करते हैं, डायग्राम आ गया, एप्पल बना दिया हमने, ठीक, एप्पल बना दिया हमने, ये हमने जो है ये बनाना बना दिया, हालांकि बनाना जैसे दिखने रहा, ये हमने बनाना बना दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक चार्ट से हम मतलब कि हमारे दिमाग में कि अब देखो ये भले ही बनाना नहीं बना है लेकिन आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है, अच्छा बनाना वैसे दिखता है, हाँ, बी फॉर बॉल मैंने लिख दिया और बना मैंने बनाना दिया ना, सॉरी ये बॉल मैं बना देती हूँ, ठीक है। ये अच्छा बॉल, भले ही वो बॉल ऐसे दिखे चाहे ना दिखे, है ना, लेकिन आपके दिमाग में क्लिक किया, अच्छा ऐसा दिखता है, अच्छा समझ में आया, मतलब कि चीज़ें हमें ना अच्छे से समझ में आ पा रही हैं वहाँ पे जब हम देख रहे हैं, जब ग्राफ्स के थ्रू जब पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आसानी ये होगी कि हम चीज़ों को या तो हम उसको प्रैक्टिकली लेकर के आ जाए और देखो ये बॉल है, ये ऐसा है, ग्राफ्स चार्ट्स इसके ज़रिए हो गया, ठीक है। फ्लैश कार्ड, कोई सा वीडियो, GIF, आजकल GIF बहुत ज़्यादा चला है, GIF रनिंग वीडियोस, ये सब हो गया, ठीक है। फ्लैश कार्ड आपको दिखाया जा रहा है, प्रोजेक्टर्स में आपको दिखाया जा रहा है, 3D विजुअलाइजेशन करवाया जा रहा है। तो ये सब क्या होती, टीचिंग एड्स होती, जो कि हमें आसानी से वो विषय वस्तु को समझने में वो हमें जो है क्या एक बहुत ही अच्छा एक तरीका होता है वो पढ़ाने का, कि हाँ बच्चों से हम कनेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा देखो ये ऐसा है ऐसा है, तो बच्चे ज़्यादा वहाँ पे उनको स्ट्रेस नहीं आएगा दिमाग में, अरे कैसे होता है कैसे, आप बिल्कुल दिखा रहे हो उनको फील करवा रहे हो कि देखो ये ऐसा होता है। तो वो सभी चीज़ें टीचिंग एड्स होती हैं, वो सभी चीज़ें क्या होती, टीचिंग एड्स होती हैं, यानी कि मदद, यानी कि पढ़ाने में जो सामग्रियाँ जो मदद कर रही होती हैं। क्लियर है, समझ में आया, और आसानी से जो समझ विकसित कर देती है बच्चों में, ठीक, समझ में आया, और इंटरैक्ट करते हैं बच्चे कंटेंट के साथ में। फिर टाइप्स ऑफ टीचिंग एड, कौन कौन से प्रकार का टीचिंग एड्स होता है, देयर आर मेनी आइडियाज अवेलेबल दीज डेज, वी मे क्लासिफाई दीज एड्स एज फॉलो, जैसे कि विजुअल एड हो गया, कुछ चीज़ दिखा दीजिए उनको तो समझ जाएंगे, कुछ चीज़ सुना दीजिए तो समझ जाएंगे, कुछ दृश्य श्रव्य होते हैं, दृश्य श्रव्य मतलब दिखाइए सुनाइए दोनों कर रहे हो आप, और कुछ रियल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस, कुछ लेकर के आ जाओ, पत्ते जैसे कि क्या बोलते हैं आप पूरे जैसे कि आपको कुछ ऐसा दिखाना है, स्टेम दिखाना है ना, यानी कि जड़ दिखानी है आप लोगों को, फिर उसके पॉलन ग्रेन्स दिखाने, देखो यहाँ पे ये इस तरीके से होता है, ये इसके स्टेम है, ये इसके रूट्स हैं, ये पत्तियां हैं, लीव्स हैं, उसको लेकर के आ जाओ, आप पौधों को लेकर के आ जाओ, दिखा दो वहाँ पे बच्चों को, बच्चे बिल्कुल समझ जाएंगे। स्टार्च आलू लेकर के आओ, आलू में दिखाओ, काटो, देखो ये जो है स्टार्च है, समझ में आया आप लोगों को। तो ये क्या होता है, ये रियल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस दिख रहा है हमें, मतलब बिल्कुल हमें दिख रहा है, हम उसको देख सक रहे हैं, ठीक है। फिर ICT क्या, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, जो कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी ही आज की डेट में वो TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में कार्य कर रही होती है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी एग्जाम में फुल फॉर्म भी आ सकता है। ICT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पहली बात तो यही याद रख लेना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको याद कर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या है, वो TLM, तो ये 5 प्रकार क्या है, टीचिंग एड्स के प्रकार हैं, ठीक। अब एक एक करके देख लेते हैं। विजुअल एड्स क्या होती हैं, विजुअल एड्स, ठीक है, यानी कि ये क्या है, दृश्य जिसको हम देख सक रहे हैं ना, तो बस नाम से पता चल रहा है। द एड्स विच यूज सेंस ऑफ विजन, जो हमारी आंखों का प्रयोग कर रही है, यानी कि वही क्या है हमारी, जिसको बोलते हैं ना कि हम देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल देख रहे हैं, यानी कि आपकी विजन, आपकी दृष्टि को जो यूज कर रहे हैं वो विजुअल एड्स हैं। और क्या क्या होते हैं, जैसे कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, आप देख रहे हो ना, चीजों को देख रहे हो, एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, मॉडल्स हम देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, चार्ट्स देख रहे हैं, मैप्स देख रहे हैं, जैसे विजुअल एड्स आते हैं, जहाँ पे देख रहे हो आप, जिस चीज को देख रहे हो। फ्लैश कार्ड्स हो गया, फेनल बोर्ड हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, चॉक बोर्ड हो गया, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एग्जाम में पूछा गया है ना, ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है, विजुअल एड है, देख रहे हो आप बिल्कुल उसको सामने। स्लाइड्स हो गए, ये जो चल रहा है क्या कर रहे हो, देख रहे हो, स्लाइड्स को क्या कर रहे हो, देख रहे हो ना, बिल्कुल देख रहे हो, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो ये क्या विजुअल एड्स हो गया। ऑडियो एड्स क्या होता है, श्रव्य की यदि हम बात करें, यानी कि जो आप सुन रहे हो,
जो आप सुन रहे हो, सुनते किसको किसको, रेडियो सुनते हो, टेप रिकॉर्डर सुनते हो, ग्रामोफोन सुनते हो, ये क्या है, ये ऑडियो एड्स हो गया, सेंस ऑफ हियरिंग जहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि श्रव्य दृश्य, ये क्या होता है, जहाँ पे आपका दोनों यूज हो रहा है, आप देख भी रहे हो और आप सुन भी रहे हो। क्या है ये, जैसे कि टेलीविजन, देखते भी हो सुनते हो, एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया टेलीविजन के बारे में, ठीक है। और फिर उसके बाद फिल्म प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर में दिखाया जा रहा है आपको बिल्कुल, तो वहां पे देख भी रहे हो सुन भी रहे हो। फिल्म स्ट्रिप्स हो गए, वीडियोस हो गए, वीडियोस को आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो सुन रहे हो, दोनों चीज कर रहे हो, देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। अभी क्या कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो ना, यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, क्या कर रहे हो, यूट्यूब वीडियो को देख भी रहे हो और क्या कर रहे हो, सुन भी रहे हो, है ना। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है। तो ये क्या है, ऑडियो विजुअल एड है और पढ़ रहे हो, ठीक, समझ में आया। फिर उसके बाद में क्या है, रियल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस। रियल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस क्या होता है, द स्टूडेंट गेट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बाय डायरेक्टली यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट्स, पर्सन एंड इवेंट्स अराउंड देम। आप बिल्कुल बच्चों को दिखा रहे हो, देखिए अपने पर्यावरण को देखिए, ये इस तरीके से ऐसा होता है। आप वहां पे मिट्टी दिखा रही है, रियल ऑब्जेक्ट हो गया, आप गमला दिखा रहे हो, ये इस तरीके से देखो ये ऐसा काम करते हैं। बहुत सारे आपने प्रोजेक्ट किए होंगे अपने बीएड में, ठीक है। तो ये सब क्या है, वो रियल ऑब्जेक्ट। और रियल ऑब्जेक्ट जो होता है ना, उससे ना बच्चा डायरेक्टली कनेक्ट कर पाता है, डायरेक्टली। अच्छा, उसको क्यों क्यों क्योंकि वो बिल्कुल उनका अनुभव कर पा रहा है, उनका वो अनुभव कर पा रहा है कि देखो ऐसा होता है, ये होता है, वैसा होता है, ठीक है। वो रियल ऑब्जेक्ट उसके एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो। फिर आईसीटी क्या है, जैसे कि मैंने बताया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, है ना, पूछा गया है इसलिए बता रही हूँ आपको। फिर आईसीटी हैज ब्रॉट न्यू पॉसिबिलिटी इन द क्लासरूम, कैसे लाई है ये, इंटरनेट एंड इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर टीचिंग। आजकल पढ़ाने में इंटरनेट का, इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया का एक बहुत ही बड़ा योगदान है और इनका एक बहुत ही बड़ा महत्व भी है पढ़ाने में। इंटरनेट के जरिए आप क्या कर रहे हो, इंटरनेट नहीं हो तो आप यूट्यूब के वीडियो देख रहे हो क्या, नहीं देखोगे। यूट्यूब चलाने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए कि नहीं, बिल्कुल चाहिए। मोबाइल ऐप में आप वीडियो देख रहे हो, आपको चाहिए कि नहीं इंटरनेट, बिल्कुल चाहिए। तो ये एक प्रकार से ये एक बहुत ही बड़ा सहायक है इंटरनेट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में जो कि आया है, ठीक। फिर इट नीड्स टू बी इफेक्टिवली इंटीग्रेटेड इनटू द फॉर्मल क्लासरूम एक्टिविटीज फॉर एनरिचिंग द कंटेंट एंड क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। और इसको जरूरत क्या है कि औपचारिक कक्षाओं में इसका प्रयोग किया जाए, इंटरनेट का और इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया का औपचारिक कक्षाओं में यानी कि शालाओं में इसका प्रयोग किया जाए, जिससे कि एक क्वालिटी कंटेंट और जो एक बेहतर कंटेंट और क्वालिटी के साथ में टीचिंग और लर्निंग को किया जा सके, हम पढ़ा सकें, बच्चे सीख सकें, बच्चे पढ़ सकें, ठीक है। ये जो टीएलएम, जिसको आईसीटी एज अ टीएलएम यूज हो रहा है आज के डेट में, है ना। ये आईसीटी टूल्स क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी के क्या क्या यंत्र टूल्स क्या क्या होते हैं, आइए देख लेते हैं। जैसे कि मल्टीमीडिया पीसी, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, ये सब क्या आपके सभी के मोबाइल में होगा ये नोटबुक वाली फैसिलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद सीडी, डीवीडी, डिजिटल वीडियोस, स्टिल कैमरा, है ना, ये भी हो गया, टूल्स हो गया। इंटरनेट एंड इट्स टूल जैसे कि ईमेल, ब्राउजर, वेबसाइट, सर्च इंजन, चैट सेक्शन, ये सब क्या आईसीटी टूल्स। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर मीडिएटेड वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चलो हम लोग जूम टॉक कर लेते हैं, है ना, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपन, तो ये क्या है, तो वो आईसीटी टूल्स है। डिजिटल लाइब्रेरीज, ई बुक्स और इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन। ई बुक्स जो क्या होती हैं कि आप जो आपके मोबाइल में जो पीडीएफ्स जो पढ़ रहे हो वो क्या ई बुक्स होते हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज होते हैं, आपने इतने सारे फोल्डर्स बना रखे हैं मोबाइल में, ठीक है। फिर माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशिंग, न्यूज़लेटर, पोस्टर, ब्राउजर, ये सब क्या, ये भी आईसीटी टूल्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं टेक्स्ट बुक्स क्या होते हैं। तो टेक्स्ट बुक्स आर कलेक्शन ऑफ नॉलेज, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ अ सिलेक्टेड टॉपिक और कोर्स। किसी भी कोर्स का, किसी भी टॉपिक का ज्ञान, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, ये सभी कहाँ पे हैं, टेक्स्ट बुक में। तो टेक्स्ट बुक एक क्या है, कलेक्शन है, ज्ञान का, कॉन्सेप्ट का, प्रिंसिपल्स का, नॉलेज, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल का कलेक्शन है, पर्टिकुलर किसी भी सिलेक्टेड टॉपिक या कोर्स का। इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो तो उसमें इंग्लिश के बारे में आपको मिल जाएगा हर चीज,
ज्ञान मिल रहा है, आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है, प्रिंसिपल अच्छा ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये चीज़ है, उसी को तो टेक्स्ट बुक बोलते हैं। ठीक, समझ में आया। फिर क्या एडवांटेज क्या है टेक्स्ट बुक के, क्या लाभ है टेक्स्ट बुक के? तो टेक्स्ट बुक्स आर स्पेशली हेल्पफुल फॉर बिगनिंग, स्टार्ट करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए टेक्स्ट बुक बहुत ही सहायक होती हैं। ठीक, और टेक्स्ट बुक गिव्स यू ऑल द प्लान्स एंड लेसन्स यू नीड टू कवर अ टॉपिक इन सम डिटेल। और ये आपको ना बिल्कुल एक, जैसे कि हम इंडेक्स की बात करें है ना, इंडेक्स में यदि आप बात करो कि अच्छा ये फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, मतलब आपको एक आइडिया हो गया ना कि अच्छा मुझे ना इसके बाद में ये पढ़ना है और इस तरीके से इसको पढ़ना है। मुझे ये, यदि मुझे इंग्लिश क्लास 1 की इंग्लिश पढ़ना है तो मुझे ना ये चैप्टर पढ़ लेने हैं, मुझे ये चैप्टर पढ़ने, और मुझे इस तरीके से ये वाला ये चैप्टर 1 में ये पढ़ना है, चैप्टर 2 में ये, चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में, चैप्टर 5। ये हो गया क्लास 1 की बात करें, क्लास 10 की बात करो, चाहे किसी की भी बात कर रहे हो। ठीक है, यानी कि प्लान देता है, लेसन देता है कि पर्टिकुलर ये टॉपिक है, कैसे हमको डिटेल में इसको कवर करना है। ठीक, टेक्स्ट बुक सीरीज प्रोवाइड्स यू विद अ बैलेंस्ड क्रोनोलॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन दे रही है आपको, ये नहीं कि बेफालतू की चीजें नहीं। टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में जैसे कि सिलेबस की बुक आप यदि आप उठाए हो, पढ़ रहे हो, वो आपको एक बैलेंस इंफॉर्मेशन दे रही है, यानी व्यर्थ की चीजें नहीं लिखी हुई हैं उसमें कि व्यर्थ की चीजें, अनावश्यक चीजें नहीं दी हुई हैं आपके, यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड ही चीजें दी हुई हैं, अनावश्यक नहीं कि अभी हो यहाँ पे और चीजें और कहीं में पहुंच गई, नहीं। क्रोनोलॉजिकली यानी कि वो बिल्कुल क्रमानुसार चल रही है। ठीक है, क्रोनोलॉजी मतलब क्या होता है कि बिल्कुल एक के बाद एक के बाद एक, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है, किसी भी प्रकार की सूचना का जो प्रेजेंटेशन किया जा रहा है बुक्स में बहुत अच्छी तरीके से होता है। ठीक, फिर गुड टेक्स्ट बुक आर एक्सीलेंट टीचिंग एड्स। जो अच्छी पुस्तकें होती हैं वो एक बहुत ही अच्छी टीचिंग एड्स होती है। ठीक, फिर क्या है, दे आर रिसोर्स फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। ये एक ऐसा संसाधन है जो कि शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए, दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होता है और आवश्यक होता है और लाभकारी और मददगार साबित होता है। क्या, टेक्स्ट बुक। ये बिल्कुल याद करने की चीजें हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा, आपके सिलेबस में मेंशन है टॉपिक और पूछा भी गया है, इससे प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, यदि आपने चीज़ों को समझा है, यदि आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो आइए कुछ क्वेश्चंस कर लें, जिससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमने जो टॉपिक आज किया। कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं चीज़ें। ये एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से पहले यदि कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को सुनो और उसके बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे आप लोग। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। TLM should be used for make learning effective, make teaching entertaining, provide concrete example, facilitating learning। बताइए TLM को यूज क्यों किया जाता है? तो देखो एक एक करके आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि TLM का प्रयोग क्यों किया जाता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग क्यों किया जाता है। मेकिंग लर्निंग इफेक्टिव देखते हैं अभी। ठीक है, मेकिंग टीचिंग एंटरटेनिंग तो क्लासरूम में क्यों आए हो? एंटरटेनिंग एंटरटेनमेंट के लिए क्या? बिल्कुल नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता। फिर जाओ ना एंटरटेनमेंट के लिए, जाओ मूवी देखो। टीचर एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए, है ना। फिर प्रोवाइड कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, केवल एग्जाम्पल दिखाने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं होता। फैसिलिटेटिंग लर्निंग, तो लर्निंग को फैसिलिटेट तो टेक्स्ट बुक से भी किया जा सकता है। तो मेकिंग लर्निंग इफेक्टिव, प्रभावी बनाने के लिए, जब तीनों नहीं है तो वो तो डेफिनेटली होगा, और ये है ही प्रभावी बनाने के लिए TLM का प्रयोग क्यों किया जाता है? अधिगम को हम प्रभावी बना सके, जिससे बच्चे सीख सके, प्रभावी बनाने के लिए TLM का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज इन टीचिंग, facilitate effective assessment, provide a diversion to teacher, utilize maximum number of sense to enhance learning, provide relief to teachers। ऑडियो विजुअल एड्स जो है और फिजिकल एक्टिविटीज इन टीचिंग क्या करती हैं? तो क्या करती हैं बताइए कि ये जो ऑडियो विजुअल यानी कि श्रव्य दृश्य जिसको बोलते हैं ना, जिसे सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो, और जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, आपकी भौतिक गतिविधियां हैं, वो क्या क्या करती हैं? फैसिलिटेट इफेक्टिव असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन को प्रभावी बनाते हैं, या फिर जो एसेस किया जा रहा है ना यहाँ पे,
फिर प्रोवाइड अ डाइवर्जन टू टीचर्स, टीचर्स को डाइवर्जन प्रदान करते हैं, या यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंस टू एनहांस लर्निंग, या फिर प्रोवाइड रिलीफ टू टीचर, टीचर्स को आराम देने के लिए तो फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं की जाएगी, शारीरिक गतिविधियां जो हो रही हैं तो आराम तो टीचर आराम करना तो फिर घर में रहेंगे, है ना। फिर क्लास में क्यों आए हैं, तो आराम वाला तो ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे असेसमेंट वाली बात आई है तो बिल्कुल नहीं होगी असेसमेंट वाला, तो असेसमेंट तो पढ़ाया जा रहा है तो अभी असेस कहाँ किया जा रहा है ना, अभी असेसमेंट का तो बात ही नहीं उठता। फिर प्रोवाइड अ डाइवर्जन टू टीचर, डाइवर्जन टीचर्स को पढ़ा देने के लिए है क्या, तो टीचर्स डाइवर्ट होके, डाइवर्जन टीचर्स के लिए क्या, उनको तो आता है, वो तो बताने के लिए आए हैं ना, वो तो पढ़ा रहे हैं टीचिंग में। तो यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू एनहांस लर्निंग। अब देखो ऑडियो विजुअल, शुरू में ही मैंने इसीलिए आपको बता दिया, ऑडियो विजुअल एड्स मतलब कि आप अपने कानों का भी प्रयोग कर रहे हो, आप अपने आंखों का भी प्रयोग कर रहे हो, और जब फिजिकल एक्टिविटी होती है तो आप अपने शरीर, अपने हाथों का भी प्रयोग कर रहे हो, यानी कि आप अपने सेंसेस का, आप अपने इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हो पढ़ने में। मैक्सिमम नंबर, यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू एनहांस लर्निंग, यानी कि एकदम बोलते हैं ना एकदम अटेंटिव, जैसे कि पीटी करवाया जा रहा है, पीटी करवाया जा रहा है। अब वहाँ पे स्कूल में बिल्कुल पीटी करते थे, ठीक है, अब पीटी करवाया जा रहा है, वहाँ पे स्टेज में अलग कर रहे हैं, आप अलग कर रहे हो, तो वो तो नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल सुनना है 1 2 3 4 जो गिनती गिनी जा रही है उसको भी सुनना है, देखना है कैसे करवाया जा रहा है, आपकी बॉडी भी काम कर रही है, तो वो क्या आपकी सभी सेंस यूज हो रहे हैं वहां पे, आपकी इंद्रियां प्रयोग में लाई जा रही हैं आपके द्वारा, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखो एलिमिनेट करना सीखो आप लोग, एलिमिनेट करना जान जाओगे कि नहीं ये चीज तो होगा ही नहीं, तो बिल्कुल अपने आंसर में पहुंच जाओगे। फिर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज प्रोजेक्टिव एड, स्लाइड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर या एपीडीएस्कोप। बताइए क्या चीज नहीं है प्रोजेक्टिव एड, प्रोजेक्टिव एड क्या चीज नहीं है, तो स्लाइड प्रोजेक्टर की नॉट कंसिडर्ड एज प्रोजेक्टिव एड। तो प्रोजेक्टिव एड की यदि हम बात करें तो ये जो होता है स्लाइड प्रोजेक्टर, तो स्लाइड यानी कि जो चल रहा है स्लाइड स्लाइड स्लाइड, तो नहीं, वो तो नहीं है। ब्लैक बोर्ड भी स्लाइड प्रोजेक्टर है क्यों, तो नहीं है। ओवरहेड प्रोजेक्टर है क्या, तो ओवरहेड यानी कि जो आपके जो ऊपर में होता है ना OHP, ठीक है, ऊपर में रहता है फिर सामने में दिखाई देता है, तो वो भी नहीं। तो फिर क्या, प्रोजेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर सॉरी, ये सभी क्या है, ये सब प्रोजेक्टिव एड है, यानी कि बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको, प्रोजेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं वो आप लोगों को, ठीक है, प्रोजेक्टिव एड है, वहां पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है आपको। तो स्लाइड प्रोजेक्टर दिखाए जा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड्स में भी आप देख रहे हो, ओवरहेड जो प्रोजेक्टर है उससे उसके माध्यम से भी आप देख रहे होते। लेकिन ये जो ये जब ये तीनों है तो ये वाला तो होगा ही नहीं, आपको भले मीनिंग नहीं पता है, आपको भले ही एपीडीओस्कोप का मीनिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स को यदि नहीं भी पता है, तो यदि हम बात कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन की, तो ये वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा चेंज करना चाहूँगी, ठीक है, इसको मैं अगेन आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी यहाँ पे कि क्या होता है ये। इसको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रोजेक्टिव एड, क्या नहीं है, तो स्लाइड प्रोजेक्टर है क्या, हाँ बिल्कुल, स्लाइड प्रोजेक्टर जो होता है वो प्रोजेक्ट नॉट कंसिडर्ड एज प्रोजेक्टिव एड, जो चीज नहीं है यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, तो ये स्लाइड प्रोजेक्टर जो होता है ये प्रोजेक्टिव एड होता है, ठीक। फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर भी प्रोजेक्टिव एड होता है। यदि हम एपीडीएस्कोप की बात कर रहे हैं तो ये भी प्रोजेक्टिव एड होता है। जो चीज नहीं होती है प्रोजेक्टिव एड वो है आपका ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो कि आप लोगों का वहीं पे स्थिर है, क्या है, वो स्थिर है, वो कहीं से अलग से प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, अलग से आप लोगों को दिखाया नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ को ध्यान देना है, क्योंकि मैंने बताया आपको थोड़ा कन्फ्यूजन था यहाँ पे, लेकिन बट स्टिल मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्या होता है इसका मतलब। जैसे कि हम बात करते हैं ना कि प्रोजेक्टिव एड, जहाँ पे प्रोजेक्टर से चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक है, तो स्लाइड प्रोजेक्टर्स यूज किया जाता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर उसी के लिए ही होता ही है, ठीक। और उसके बाद में यदि हम बात करें ये जो एपीडीओस्कोप जो होता है ना, तो एपीडीओस्कोप भी एक प्रोजेक्टर होता है, ओपेक्स प्रोजेक्टर होता है। कैसा प्रोजेक्टर होता है,
ओपेक प्रोजेक्टर होता है, ये प्रोजेक्टर ही होता है, ठीक है। कैसा दिखता है, मतलब कि कैमरा की तरह ये दिखाई देता है, एपिडियोस्कोप दिखाई देता है, यानी कि ओपेक मटेरियल में शाइन मारने के लिए होता है। ब्राइट लैम्प ऑन टू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अबव, ये भी जो है एक प्रकार का एपिडियोस्कोप जो है, यदि आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, ये भी ना एक प्रकार का ये प्रोजेक्टर ही है, ठीक। और पूछा जा रहा है क्या चीज प्रोजेक्टर नहीं है, तो प्रोजेक्टर क्या नहीं है, तो ब्लैक बोर्ड प्रोजेक्टर है क्या, तो ब्लैक बोर्ड थोड़ी ना प्रोजेक्टर है, वो तो सामने बस दीवार में लगा है, सुर लगा है ब्लैक बोर्ड, ठीक, वो प्रोजेक्टर नहीं होता। ये बाकी चीजें जो है प्रोजेक्टर होती है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, जो कि मैंने बार बार बता करके आप लोगों को क्लियर कर दिया। आई होप अब कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा यहाँ पे, ठीक। तो द ब्लैक बोर्ड कैन बी यूटिलाइज बेस्ट बाय अ टीचर फॉर पुटिंग द मैटर ऑफ टीचिंग इन अ ब्लैक एंड व्हाइट, making the student attentive, highlighting the teacher himself, writing the important and notable points। बताइए, ब्लैक बोर्ड कैन बी यूटिलाइज बेस्ट बाय अ टीचर फॉर, ब्लैक बोर्ड टीचर के द्वारा सबसे अच्छी तरीके से किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, किसके लिए, पुटिंग द मैटर ऑफ टीचिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट में लिखने के लिए, या मेकिंग द स्टूडेंट अटेंटिव, बच्चों को एकदम अटेंटिव रखने के लिए, या हाईलाइटिंग द टीचर हिमसेल्फ, अपने आप को हाईलाइट करके टीचर क्या करेंगे, तो ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे क्या, नहीं, राइटिंग द इंपॉर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट्स, कि ब्लैक बोर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से टीचर यदि प्रयोग में ला रहे हैं, जैसे कि बुक से देख करके तो पढ़ा दिए, बिल्कुल पढ़ा दिए। अब कोई चीज ऐसी है कि आप लोगों को बिल्कुल सुना दिए हैं, ठीक है, आपने सुन लिया है। अब कुछ चीज ऐसी है कि आप लोगों को बताना है कि जो सेंटेंस बनता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट वो जो लास्ट में आ रहा है, सब्जेक्ट वो जो पहले आ रहा है, वर्ब जो बीच में आता है, वर्ब जो बीच में आता है, तो ये जो है मेन वर्ब हो जाता है यहाँ पे अभी। फिर उसके बाद बहुत सारे होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होते हैं, बिल्कुल। ये चीजें आप लोगों को हम जो है देख रहे हैं। आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, गो है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, मार्केट क्या है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये चीजें जब हम समझ रहे होते हैं तो बिल्कुल जैसे कि आपने सुन लिया और उसको उसके बाद में लिख दिया गया, यानी कि राइटिंग द इंपॉर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट्स। तो द ब्लैक बोर्ड कैन बी यूटिलाइज बेस्ट बाय अ टीचर फॉर, क्यों उसका प्रयोग किया जा रहा है टीचर के द्वारा, तो इम्पॉर्टेंट चीज को लिखने के लिए, इम्पॉर्टेंट और जो नोटेबल पॉइंट्स जो कि ध्यान देने योग्य जो भी बिंदु होते हैं, तो उसको लिखने के लिए क्या करने के लिए, लिखने के लिए। ब्लैक बोर्ड क्यों है, लिखने के लिए, ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मटेरियल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड, यानी कि जो देख नहीं सक रहे हैं ना, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, उनके लिए सबसे अच्छा इफेक्टिव टीचिंग मटेरियल क्या हो सकता है, क्या विजुअल मटेरियल, वीडियो बेस्ड, टेक्टिकल बेस्ड, या नन ऑफ द अबव। अब देखो ये आप नहीं जानते हो, लेकिन आप एलिमिनेशन कैसे करते हैं मैं आपको सिखाती हूँ। एलिमिनेशन कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे विजुअल बोल दिया गया और यहाँ पे लिखा है विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड, यानी कि नहीं देख पा रहा है वो बच्चा, है ना, देखने में उसको जो है परेशानी है, देख नहीं पा रहा है वो, ठीक है। अब देख नहीं पा रहे तो विजुअल जो नहीं देख पा रहे उसको आप विजुअल मटेरियल दिखाओगे क्या, तो नहीं, वो कैसे दिखेगा, उसको तो देखने में ही तो परेशानी है। तो वीडियो बेस्ड, यानी कि वीडियो दिखा रहे हो क्या, तो वीडियो दिखाओगे तो क्या, वीडियो दिखा रहे हो तो क्या वो तो देख नहीं पा रहे, तो उसके लिए वो क्या मदद करेगा, नहीं करेगा। टेक्टिकल बेस्ड क्या होता है, टेक्टाइल बेस्ड जिसको हम बोलते हैं। टेक्टाइल बेस्ड मतलब जो छू करके जो चीजें हम पढ़ते हैं ना, छू करके, जैसे कि जो विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड होते हैं तो वो छू करके चीजों को समझते हैं कि अच्छा ये ऐसा बना हुआ है, ये ऐसा बना, समझ में आ रहा है, सुने और उसके बाद में उसको छुएंगे तो उनको जो है चीजें जो है समझ में आ जाती हैं, चीजें उनको समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो जो छुआ जाता है वो है टेक्टाइल बेस्ड। तो कौन सा उनके लिए सबसे प्रभावी टीचिंग मटेरियल होगा, टेक्टाइल बेस्ड, जिसको वो छू सके, जिसको वो टच कर सके, तो उसको वो उनके लिए प्रभावी शिक्षण वस्तु होने वाली है। टीचिंग मटेरियल उनके लिए प्रभावी टेक्टाइल बेस्ड होगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इस तरीके के प्रश्न।
तो इस सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। साथ में सेशन एंड करने से पहले यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, यदि आपको PDF संबंधित कोई भी जानकारी यदि आप चाहिए तो बिल्कुल आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल ऐप में आप जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके भी आपको यदि PDF यदि चाहिए, यदि आपको कोर्स परचेज करना है, किसी भी प्रकार कोई भी आपको यदि मदद चाहिए तो आप बिल्कुल हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में आज की क्लास को एंड करूंगी, नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।